नमस्कार, देश प्रदेश देख रहे हैं आप और आपको बताएं कि पूर्वांचल में कोरोना का कहर किस कदर है। ये गंगा नदी के किनारे किनारे चलते आपको नजर आएगा। गहमर से बक्सर तक नाव से जाने पर रास्ते में इसकी भयावह स्थिति देखने को मिलती है, जहां अभी भी सैकड़ों की संख्या में शव इस बीमारी की खुद की कहानी बता रहे हैं। अजय सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। बीते दिनों गाजीपुर के गहमर इलाके में गंगा की तराई में शव मिलने से हड़कंप मच गया था। आनन फानन में प्रशासन ने उन शवों को दफना दिया, लेकिन गहमर से नाव के जरिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे किनारे पर पड़े अधनंगे शव इस महामारी का पूरा सच बताते नजर आ रहे हैं, जो मिट्टी के नीचे दबाने से भी दब नहीं रहा। हम तो बहुत दिन हो 40 बरिस ले चलाओ तनी, बहुत लाश जलनी है सर, आधा ले बेसी जलनी है सर। आ उहे रात बिरात आज के विगत हो तो पुली आनी गाँव को जी के रहता वो गोरबा। गहमर से सटे गंगा के तराई इलाके की भौगोलिक स्थिति देखें तो यहाँ पर बिहार के साथ साथ नवली, अतरौली, रेवतीपुर, करहिया सहित दर्जनों गांव की अस्थियां गंगा में आती हैं। हमेशा की परंपरा रही है कि कोई मरता है तो उसका दाह संस्कार इन्हीं घाटों के ऊपर किया जाता है, लेकिन पिछले दिनों कोरोना बीमारी की वजह से मरने वालों की तादाद इतनी बढ़ गई कि लोग उन्हें जलाने के बजाय सीधे तौर पर गंगा के हवाले कर चले गए। कुछ लाशें बहुत मिली हैं, उसमें बहुत सी लाशें अधजली भी मिली हैं। तो मुझे ये लगता है कि कोरोना के नाम पर जो कालाबाजारी शुरू हुई, लकड़ियों के शॉर्टेज जो दिखाया गया, लकड़ियों के अभाव में जितनी लकड़ियां थी उतनी लाशें जलाई गई, बाकी जो है वो जो बची उसको गंगा में प्रवाहित कर दिया गया। शव पहले कुछ दिन तो गंगा की गोद में रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फूलकर ये शव गंगा की सतह पर आकर किनारों से लग जाते हैं। हालात यह है कि गंगा में स्नान करने वाले लोग भी गंगा के पानी को छूने से कतराने लगे हैं। सड़ी गड़ी लाशें वो पानी को नुकसान कर रही हैं। अभी आपने देखा कि गंगा पर कोई नहा नहीं रहा है, कोई छूना नहीं चाह रहा है पानी को। आप देखिए काई लगी हुई है। सरकारें और प्रशासन कोविड को लेकर चाहे जितने दावे करे कि सब कुछ उनके नियंत्रण में है, लेकिन गंगा के किनारे मिल रहे शव उनके इस दावे की पोल खोल रहे हैं। साफ है कि गंगा में इतने शव मिलना कोई आम घटना नहीं है। ऐसे में सरकारों को चाहिए कि इसे बालू में दफनाकर लीपापोती करने के बजाय गांव-गांव स्वास्थ्य की मुकम्मल व्यवस्था करते, जिससे न सिर्फ लोगों को इस बीमारी से लड़ने की ताकत मिलती, बल्कि इतनी जान भी नहीं जाती और तब शायद गंगा में इतने शव भी नहीं दिखते। गंगा के किनारे से अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। गंगा नदी में लगातार बह रहे शवों और उन्हें गंगा किनारे दफनाने के मामले बढ़ने पर पुलिस ने गंगा नदी में गश्त करनी शुरू कर दी है। कानपुर के प्रमुख शमशानों के पास नदी में शव नहीं डालने या नदी किनारे शव नहीं दफनाने को लेकर पुलिस सबको माइक से अलर्ट कर रही है। पुलिस ये भी कह रही है कि अगर शव के अंतिम संस्कार के पैसे नहीं हो तो पुलिस इसका इंतजाम करेगी। कानपुर के भैरव घाट पर पुलिस ने गश्त की। गेट के बाहर उस पे हम लोगों ने अपना नंबर लिखवा रखा है और उसके लिए, उसके दाह संस्कार के लिए। कोरोना संक्रमण अब गांवों में भी तेजी से फैल रहा है। ग्रामीण इलाकों में संक्रमण को रोकने के लिए क्या रणनीति अपनाई जा रही है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि संजन शुक्ला। गौतम बुद्ध नगर के जेवर कस्बे का ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीते 11 साल से बंद रहा है। सामुदायिक केंद्र की इमारत बनी, लेकिन डॉक्टर और स्टाफ आज तक नहीं पहुंचा। कोरोना संक्रमण ने जब गांव में दस्तक दी तो अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को रातों रात 50 बेड के अस्पताल में बदला जा रहा है। ये आप देखिए, ये डॉक्टरों की सूची लगी हुई है, यानी जब ये बिल्डिंग बनकर 2011 में तैयार हुई तो इन डॉक्टरों की सूची लगा दी गई, इनके नाम लिख दिए गए, लेकिन इनमें से एक भी डॉक्टर कई सालों से आया नहीं। और यही वजह रही कि डॉक्टर थे नहीं, नर्सिंग स्टाफ था नहीं, इसके वजह से ये पूरी तरीके से बंद रहा। अभी जेवर के जो विधायक हैं धीरेन्द्र सिंह, उनसे हमारी बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि बीएमएस डॉक्टर उन्होंने अपने पैसे से इस सामुदायिक केंद्र में फ़िलहाल लगाए हैं कि अगर यहाँ कोई कोरोना का पेशेंट अब भर्ती होगा सोमवार से तो कम डॉक्टर यहाँ पर रहें।
अस्पताल के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर स्विट्जरलैंड कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्रीज ने दिए हैं और पंखे से लेकर एसी तक लोगों ने दान दे दिया है। फिलहाल जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह ने भी एक बीएमएस डॉक्टर को अपने पैसे से नियुक्त कर दिया है। लोग बताते हैं कि सालों से बंद पड़े अस्पताल की सफाई के दौरान ऐसा क्या हुआ कि स्टाफ के भागने तक की नौबत आ गई। धुलाई के लिए फायर की गाड़ियां थाने से बुलवा के उनसे धुलाइयां करवाई गई। यहाँ आप सांप बिच्छू, यहाँ ऐसा कोई लोगों को 3-3 4-4 सांप निकले सफाई करते में। अच्छा, सांप भी निकले? जी, सफाई करने वाले भाग गए, उनको समझाया भैया करना तो है, पर वो लोग लगे, डर था क्योंकि बिल्डिंग ऐसी थी कि घुसने का भी मन नहीं था किसी का इसमें। यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जेवर में एक सामुदायिक केंद्र था जो काफ़ी सन 2011 से बंद पड़ा हुआ था। काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, उसे हमने L1 कोविड अस्पताल बनवाए जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की, अपनी विधायक निधि से 50 लाख रुपया दिया और बहुत स्वयंसेवी संस्थाओं ने उस अस्पताल में दान देकर आज उसे इस लायक बनाया कि हम 1-2 दिन में उसे इस क्षेत्र के देहात क्षेत्र के मरीजों की सेवा के लिए चालू कर सकते हैं। जेवर में अब तक 800 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। 38 गांवों में सर्वे और टेस्टिंग का काम भी चल रहा है। खुद विधायक भी अपने स्तर पर गांव-गांव में सर्वे कराकर बीमार लोगों का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। अब तक 30 गांवों में करीब 160 बीमार लोगों में कोरोना जैसे लक्षण दिखे हैं। और देहात में भी सारी टीमें काम कर रही हैं। मैं पूरी तरीके से ध्यान दिए हुए हूं और सारी सूचनाएं मेरे पास आज भी लोग संकलित कर रहे हैं कि किस गांव में इस वक्त कितने लोग बीमार हैं। रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर का दौरा करेंगे, कुछ गांव भी जाएंगे। लेकिन संक्रमण रोकने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सुधारना राज्य सरकार की पहली कोशिश होनी चाहिए। जेवर से कैमरामैन अशोक महाले के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना शहरों में तबाही मचाने के बाद अब उसी शिद्दत के साथ गांवों को तहस नहस कर रहा है। गांवों में हालात इसलिए और भी बदतर हैं क्योंकि वहां स्वास्थ्य सुविधाएं भी ना के बराबर हैं। भारत पाकिस्तान सीमा से महज 1.5 किलोमीटर दूर अमृतसर का महावा गांव ऑक्सीजन और दूसरी सुविधाएं तो दूर, यहां के डिस्पेंसरी में केंद्र और राज्य सरकार की सरकारी योजनाओं के बखानों के अलावा और कुछ भी नहीं है। बिजली तक नहीं। एक डॉक्टर हफ्ते में 4-5 दिन आते हैं, बाकी दिन कहीं और ड्यूटी करते हैं। एक नर्स है जिसको 5 गांव देखने पड़ते हैं। नजदीकी घर से बिजली यहां आ रही है और बिजली का खर्च डॉक्टर अपनी जेब से भरते हैं। इमारत ऐसी खस्ता हाल है कि लोग अमूमन यहां आने से भी घबराते हैं। आदमी जब बुखार होता है या कोई प्रॉब्लम आती है इधर को भागता है, तो इधर भाग के करेंगे भी क्या, इधर ना ताले लगे होते हैं जब भी आते हैं। तो फिर उसके बाद अटारी है, अटारी हॉस्पिटल है, हल्का अटारी के काफी गांव पड़ते हैं उनको, मगर उसकी इतनी खस्ता हालात हैं, इससे भी बुरे हालात हैं उसके अटारी के। 3500 की आबादी वाले इस गांव में कोविड जैसी बीमारी के लिए ना तो टेस्टिंग है और ना वैक्सीन। कोरोना हुआ तो 30 किलोमीटर दूर अमृतसर ही जाना पड़ता है। कोई भी इंतजाम नहीं, सरकार यहाँ कोई सुविधा नहीं है, किसी भी चीज का ख्याल नहीं रखा जाता। डिस्पेंसरीज ऐसे ही पड़ी हुई है, पता नहीं यहाँ का क्या होगा। आगे ले आ जाए कोई। यहाँ के लोगों की मांग है कि सरकार गांव में इन्हें स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाए। गांव वालों की शिकायतें जायज हैं, लेकिन कोरोना से बचने की एहतियात करते हुए चंद लोग ही नजर आए। कोविड के खिलाफ जंग में जब तक एहतियात नहीं बरती जाएगी तब तक ये जंग जीती नहीं जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर बेंगलुरु से। यहां पर एक 64 साल की महिला को वैक्सीन का दूसरा डोज लिए बगैर ही दूसरे डोज का सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। उनके बेटे ने बताया कि किस तरह दूसरे डोज के लिए 2 बार वो अपनी मां को लेकर टीका केंद्रों पर चक्कर लगाता रहा, लेकिन वैक्सीन की कमी की वजह से टीका लग नहीं पाया। लेकिन उसे तब अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ जब बगैर टीके के उसकी मां को दूसरे डोज का सर्टिफिकेट जारी हो गया। मैं पूर्वी बेंगलुरु के हरमाओ में, यहाँ पर हमारे साथ आशीष मैथ्यू हैं।
इन्होंने जो कुछ भी हमें बताया है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। उनकी माता जी बुज़ुर्ग हैं और इसलिए वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहती, वो घर के अंदर है। आशीष ने हमें बताया कि बगैर वैक्सीन का सेकंड जैब लिए हुए उनकी माता जी को सर्टिफिकेट दे दिया गया कि उन्होंने सेकंड जैब ले लिया। ये कब हुआ, कैसे हुआ, आशीष खुद हमें बताएंगे। आशीष, पहला जो वैक्सीन का डोज था उन्होंने कब लिया था? It was taken on March 16th. It was taken in Manipal Hospital, and both for my mom and dad. My dad is not well, so both were actually taken the vaccination there, the first shot. और सेकंड शॉट के लिए कब गए? सेकेंड शॉट के लिए हमने May 5th को बुक किया। मेरा पिताजी का उधर ही मणिपाल में वैक्सीनेशन मिला, लेकिन फॉर माई मॉम I booked it through the Coven portal, and I actually booked it for May 5th, and I got the slot that is 1 to 4. So this was the slot which was given to me. तो आपको क्या 5th मई को वैक्सीनेशन हुआ माता जी का? नहीं सर, it was not there in fact. Okay, we actually went there at that particular time. Not even a single person was available. A couple of ladies who were actually sitting on the seat. Since I am a YouTuber, okay, I made a video on that day itself that slot है लेकिन वैक्सीनेशन नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं कि स्लॉट दिया गया लेकिन वैक्सीन नहीं था, इसलिए आपके माता जी को उस दिन वैक्सीन नहीं मिला? करेक्ट। फिर क्या हुआ आगे? फिर आफ्टर दैट they asked us to come on Friday. Okay, so they told जो भी slot आपने बुक किया है वही आप यूज कर दीजिए, use the same thing to come on Friday, no need to register again. Okay, so we came back to our house and then went back on Friday morning. But even that day also it was very sad. There was a huge queue of people standing outside, but the UPHC was actually closed. Okay, so a lot of people standing there came and spoke to me. I guess some of them recognized I'm a YouTuber and they just came and spoke to me. And they said, sir, similarly the same thing happened on May 5th. We came there, we did not get the vaccination. We came on Friday, and for their shock, their vaccination certificate is available on the Coven portal, okay, without being vaccinated. Now, it has not happened to me yet. I thought it was sad, and I made a video on that. I uploaded it to YouTube as well. So, जब आप घर पे आए तो आपको सर्टिफिकेट कब मिला? घर पे आए तो मैंने I just reached home and then I was working in the evening by around 7-8. I just opened just to have a check, okay, just to verify. I just opened the Coven portal and I could clearly see that the vaccination certificate is available for my mom, and the same time and the slot what I have actually booked before, that is May 5th 1 to 4, has been vaccinated and vaccinated by Shilpa Shri. आप ये कह रहे हैं कि बगैर उनको वैक्सीन दिए हुए ही उनका सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया? यस सर। तो फिर वैक्सीन कब लिया माता जी ने? सर्टिफिकेट इशू होने के बाद या उसके बाद? the next day itself, because I came to know that there's no point in going on, because she's senior, she is around 65-year-old, so it's not safe to carry, take them along so distant. So I wanted to go in some place where it is confirmed. So मेरा neighbor ने बोला कि न्यू बागलूर नियर लिंगराजपुरम एक UPHC है, उधर जाइए. So the next day morning we went there. No need of registration, it was based on token. So thank you so much. That particular organization was really working good, well organized, well behaved, and also well equipped place. My mom got vaccination there, and they gave 2 sets of paracetamol as well. Yeah. So thankfully, yes, my mom was vaccinated now. यानी आप ये कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट पहले मिला, वैक्सीनेशन बाद में हुआ? Correct. That's right, yes. तो अब ये एक जांच का विषय है कि किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से ये सर्टिफिकेट इशू हुआ या फिर किसी ने जानबूझकर ऐसी हरकत करने की कोशिश की। दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा के मेवला गोपालगढ़ में नीम के पेड़ के नीचे ड्रिप लगाकर झोला छाप डॉक्टर से इलाज लोग करवा रहे हैं। वजह यह है कि जाए तो जाए कहां, अस्पताल में जगह नहीं है, हर घर में मरीज है, कोरोना जैसे लक्षण हैं। एक हफ्ते के भीतर 5 लोगों की मौत हो गई है। यहां से 5 किलोमीटर दूर स्वास्थ्य केंद्र है जो 38 गांवों के लिए है। अभी तक यहां कोई टीम नहीं आई है। कोरोना के खिलाफ देश भर में लड़ाई के बहुत लंबे चौड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन असलियत क्या है इसको देखना है तो दिल्ली से महज 80 किलोमीटर दूर मेवला गोपालगढ़ गांव है, ग्रेटर नोएडा में पड़ता है। वहां की असलियत क्या आप देख सकते हैं। यहाँ नीम के पेड़ के नीचे यहाँ 3-4 मरीज हैं जो डिप वगैरह लगा हुआ है, और इसकी वजह यह है कि इनके घर में वो साधन नहीं है। ये सारे जो मरीज हैं इनकी अगर बात करें तो इनको बस 3 तरह की परेशानियां हैं कि इनको बीमार हुए हैं, खांसी हुआ है, कमजोरी है, यानी कोरोना जैसे लक्षण है। कोरोना पूरी तरह से इसका नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास
अभी तक कोई जांच की टीम नहीं आई हुई है, लेकिन लोग परेशान हैं, बदहाल हैं। क्या हालत है आप देख सकते हैं। गांव के प्रधान से बात करते हैं। योगेश जी, क्या हालत है गांव में? देखिए, गांव में ऐसा एक भी घर नहीं है जिस घर में मरीज ना हो। जब से चुनाव हुआ है उसके बाद से हर घर में मरीज बन गया है। जितनी भी फैमिलीज हैं सबको एक जैसे सिम्टम्स हैं। बुखार है, खांसी है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, शरीर में दर्द रहता है। इसी सेम समस्या से हर घर में आदमी आज बीमार पड़ा है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि गांव में अभी तक जिस तरह से निवेदन करने के बावजूद भी सैनिटाइजेशन का काम नहीं हुआ है। बुलाने के बावजूद भी डॉक्टर्स यहाँ पर आ नहीं रहे हैं। हम चाहते हैं कि गांव में एक बार कोविड की जांच हो जाए लोगों को। एक चीज बताइए, लोग बड़ा ताजुब लग रहा है कि दिल्ली से महज 80 किलोमीटर दूर यहाँ नीम के पेड़ के तले जो है यहाँ 3-4 मरीज यहाँ लेटे हुए हैं यहाँ पर। तो ये क्यों आखिर यहाँ पर? क्या उनके घर में सुविधा नहीं है? क्या परेशानी है? कोई अस्पताल नहीं जा सक रहे हैं क्या? तो देखिए, यहाँ पर जैसे जेवर ही एक सेंटर है बीच में जहाँ पर लोग जाते हैं दवाई गोली के लिए। जितने भी हॉस्पिटल हैं वहाँ एक ही बड़ा हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल ने भी मना कर दिया लोगों को लेने के लिए, ये कहते हो कि बेड नहीं है। जरा सी भी किसी को छींक भी आ जा रही है, खांसी के लिए भी कोई आदमी दवाई के लिए जा रहा था, उसके लिए डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। मजबूर हैं लोग, झोला छाप लोगों से दवाइयाँ ले रहे हैं। प्रेस्क्रिप्शन वो दे देते हैं बना के, वही गोलियाँ लेके चले आते हैं, लोग उनको खा रहे हैं। और यहाँ पर ये लोग इसलिए भी पड़े हैं, देखिए इनके पास इनके घरों में सुविधाएँ नहीं हैं। छोटे घर हैं, मजदूर लोग हैं और इनको यहाँ थोड़ा खुला वातावरण में ये लोग अपने आप को थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, इसलिए ये लोग यहाँ आ गए हैं। दूसरी बात यह है कि जो भी आता है, जैसे दूसरे गांव से कोई कंपाउंडर आ गया, वो इनको दवा लगा के चला गया, उसी इलाज पर ये लोग निर्भर हैं। उसी के लिए ये लोग पेड़ों के नीचे आसपास के जो यहाँ चेक कराने के लिए तो कितना दूर है जो प्राथमिक सेंटर है, कितनी दूर है स्वास्थ्य विभाग का? यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है स्वास्थ्य विभाग का जो सेंटर है। वहाँ पर भी हाल ही है कि 38 गाँव के बीच में वो एक अकेला सेंटर है। वहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि लोगों के ऊपर लोग चढ़ रहे हैं, वहाँ पे नंबर नहीं आता है, लोग वापस चले जा रहे हैं, लोग चक्कर खाकर गिर जा रहे हैं वहीं पर। आपके गांव में 5 लोगों की मौत हो गई एक हफ्ते के अंदर? जी, मेरे गांव में 5 लोगों की मौत हो गई अभी तक। कल 2 लोगों की मौत हुई है। अभी भी बहुत लोग ऐसे पड़े हैं जिनकी हालत क्रिटिकल है, जो ऑक्सीजन पे चल रहे हैं। गाँव में घरों में लोग अपने आप सिलेंडर ला के और ऑक्सीजन लगा के अपने आप इलाज कर रहे हैं। और डॉक्टरों के पास जाएँ कहाँ जाएँ, कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं क्लिनिक नहीं है। ये इस हाल में लोग मरने को मजबूर हैं गाँव के अंदर।